सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, इस वक्त हमारे मुल्क को अंदर से नहीं बल्कि बाहर से भी बहुत ज़्यादा ख़तरा लाक है। पाकिस्तान पे कह लें कि गिद्ध नज़रें जमाए हुए हैं जो तरह तरह के हरबों से पाकिस्तान का जो इमेज है वो दुनिया के सामने ख़राब करना चाहते हैं। तो कभी पाकिस्तान के अमन को तबाह करना चाहते हैं, यानी कह लें कि पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने का ख्वाब दुश्मन देखता चला आ रहा है और आजकल ज़्यादा देख रहे हैं। आपने देखा कि जाली खबरों की वेबसाइट्स के ज़रिए हमारे रिवायती हरीफ ने भरपूर अंदाज में वो क्या कहते हैं प्रोपेगेंडा किया, लेकिन खुद ही बेनकाब हो गया जब उसकी जाली वेबसाइट्स का जो खेल है वो दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया, खुलकर आ गया। अब भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने इस बात का एतराफ़ किया है कि भारत ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखने की पूरी कोशिश की, यानी खुद मान रहे हैं कि साजिशें पाकिस्तान के खिलाफ भारत करता है। गुज़िश्ता चंद माह से हमारे प्यारे वतन में दहशतगर्दी की एक लहर देखने को मिली जो बहुत हद तक मान भी पड़ चुकी है, लेकिन अब लग ऐसा रहा है कि साजिश रचाने वाले फिर से हरकत में आते दिखाई दे रहे हैं और तर्जमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी इस खदशे का इजहार किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के जो मुहर्रिकात हैं वो फिर से बेदार हो सकते हैं। अच्छा नाज़रीन, अफगानिस्तान से अमरीका के इनखला के बाद की जो सूरत हाल है उस पर पाकिस्तान ने कह लें कि पूरी तैयारी कर रखी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान में बदअमनी और अदम इस्तेहकाम का सबसे जो बड़ा असर है वो पाकिस्तान पर ही पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो अमन है वो अफ़गानिस्तान के अमन और इस्तेहकाम के साथ जुड़ा हुआ है। अब तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक अफ़गानिस्तान में बदअमनी और लड़ाई की वजह से पाकिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमों की जो बाक़ियात हैं और जो स्लीपर सेल्स हैं उनके दोबारा फ़ाल होने का खदशा है, और दूसरी जानिब बलोचिस्तान में शिद्दत पसंद ग्रुपों को भी तक़वियत मिल सकती है। अच्छा, जनरल बाबर इफ्तिखार साहब ने मज़ीद ये बताया कि हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात इसी जानिब इशारा करते हैं और ऐसे हमने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तवील जंग लड़ी है, सब जानते हैं, बड़ी कुर्बानियाँ हमारी, और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में 86,000 से ज़ायद कुर्बानी है। ये छोटी कुर्बानी नहीं है। और वज़ीर आज़म हों या हमारी मिलिट्री क़यादत, सब ने दुनिया पर बाकायदा बात वाज़े की है कि पाकिस्तान का किसी भी तौर पर अपनी सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने देगा। पाकिस्तान किसी भी तौर पर अपनी सरज़मीन नहीं इस्तेमाल होने देगा अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। पाक अफ़गान सरहद पर तमाम गैर कानूनी जो पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया गया है और बॉर्डर पर जदीद बायोमेट्रिक सिस्टम भी नस्ब किया जा चुका है। मगरबी सरहद की जो फेंसिंग है अफ़गानिस्तान के लिए भी बेहतर है। पाक ईरान सरहद पर भी जो फेंसिंग है इसका काम तेज़ी से जारी है। कबायली अजला में पुलिस और लेविस की तरबियत की निगरानी फ़ौज कर रही है। अब अगर देखा जाए नाज़रीन, तो पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ तवील जंग में बेपनाह ऑपरेशन किए और उनमें कामयाबी भी समेट कर दहशतगर्दों को जहन्नुम का रास्ता भी दिखाया। खैबर पख्तूनख्वा और कबायली अजला में 150 से ज़ायद 150 से ज़ायद दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं। ऑपरेशन भी हो रहे हैं जिनमें अब तक कई दहशतगर्दों को मारा भी जा चुके हैं। पाकिस्तान में तमाम जो नो गो एरियाज़ हैं वो ख़त्म कर दिए गए। दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारहाना अंदाज में किए जा रहे हैं और दहशतगर्द पसपा होने पर मजबूर हैं। लेकिन नाजरीन, बैरूनी महाज पर और अंदरूनी महाज पर फिर भी ख़तरा जो है वो भी टला नहीं है। हमारा ये जो हमसाया है ना, बड़ा शरअंगेज़ है, बड़ा शैतान हमसाया है। ये जो शरअंगेज़ हमसाया मुल्क भारत है, ये बाकायदा कह लें कि खित्ते का बदमाश बनने का ख्वाब देख रहा है। अफ़गानिस्तान की जो बदलती सूरत हाल है उस पर उसकी नज़र है, और हमारा ये जो कह लें मकार दुश्मन है, ये जब वार करता है ना, बड़ा टाइमिंग देख कर वार करता है। अब ऐसे वक्त में जहाँ पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन का जो सफ़ीर बनकर उभरा है, ऐसे में भारत पाकिस्तान की तमाम कोशिशों पर यकीनी तौर पे पानी फेरना चाहता है और इसके लिए साजिशें भी कर रहा है। और इसी अहम वक्त पर अफ़गान सफ़ीर की बेटी का मुबैना अगवा होना और बाद में उसका ड्रॉप सीन होना पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश नहीं तो और क्या है। ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशों के जाल बुनने वालों की कारस्तानी है, और क्या है। अब नाज़रीन, ये जो इस्लामाबाद में अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा का मामला उठा, इसकी ज़रा टाइमिंग पे गौर कीजिएगा। टाइमिंग बड़ी अहम है, इसमें मैं बात करती हूँ। पहले शेख रशीद साहब का क्लिप चलाइएगा टीम। ये तो सुना आपने। अब नाज़रीन देखिएगा कि इधर इस्लामाबाद में अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा की खबर चलती है और उधर भारतीय मीडिया इस खबर को खूब कह लें कि मिर्च मसाले लगाकर
उछालना शुरू कर देते हैं। जैसे इनकी पहले से ही ऐसा महसूस होता है ना कि जैसे इनकी पहले से पूरी तैयारी थी कि कैसे इस वाक़ये की जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालनी है, और पूरी कोशिश की गई पाकिस्तान पर जिम्मेदारी डालने के इस वाक़ये की। शाह महमूद कुरैशी साहब और मुशीर बराए कौमी सलामती मोहिद यूसुफ ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें उन्होंने सबूतों के साथ बताया कि भारत ने एक नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ कई महाज खोले हुए हैं। ये पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से 5th जनरेशन वॉर का एक सिलसिला था, और अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा होने की झूठी खबर इसी आप कह लें कि 5th जनरेशन वॉर का हिस्सा थी। बेबुनियाद हैशटैग्स के साथ 5th जनरेशन वॉर लड़ी जा रही है। अब जब ये मामला होता है नाज़रीन, जब गौर कीजिएगा, जब ये मामला हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वज़ारत दाखिला को मामले की तहकीकात का हुक्म देते हैं, और 48 घंटों में मुलव्विस जो मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ्तार करने और हक़ाइक़ सामने लाने का भी हुक्म दिया जाता है। वज़ारत दाखिला वज़ीर-ए-आज़म का हुक्म पूरा करती है, अफगान सफ़ीर की बेटी के अगवा के केस की उलझी गुत्थियाँ खोलकर हक़ाइक़ सामने ले आती है। और वज़ीर दाखिला शेख रशीद क्या कहते हैं, अब ज़रा सुनिएगा। शेख रशीद साहब कहते हैं कि जी इस्लामाबाद से अफगान सफ़ीर की बेटी को अगवा किया ही नहीं गया, और वो कहते हैं कि मीडिया पर चलने वाली तस्वीर अफगान सफ़ीर की बेटी की है ही नहीं, बल्कि ये तस्वीर तो जाली है। और शेख रशीद साहब के बकौल ये मायूस कुन वाक़या है, हमारे दुश्मनों की साजिश है, इस केस में भारत का एजेंडा फॉलो किया गया। अच्छा, अब शेख रशीद साहब जब वाक़ये का नक्शा खींचते हैं क्या बताते हैं, ज़रा गौर से अब सुनिएगा। वो कहते हैं कि जी एक लड़की घर से पैदल निकलती है, लड़की घर से पैदल निकलती है, मार्केट से टैक्सी लेती है। हम कहते हैं कि हमारे पास फुटेज है, लड़की रावलपिंडी जाती है, लड़की रावलपिंडी जाती है और रावलपिंडी से दामने को आती है, और दामने को से तीसरी टैक्सी लेती है। हमारे पास सारे टैक्सी ड्राइवरों के राब्ते हैं। वो बताते हैं, कहते जी पहले कहा जाता है कि मुल्जिमों ने फ़ोन छीन लिया, फिर फ़ोन दे दिया जाता है, लेकिन व्हाट्सएप और सारा डाटा डिलीट करने के बाद। अब शेख रशीद साहब कहते हैं कि लड़की मान नहीं रही, लेकिन हमारे पास फुटेज है कि वो रावलपिंडी में खड़ी है। और क्या कहते हैं शेख साहब कि वो कड़ियों से कड़ियाँ मिला रहे हैं, और सच में शेख रशीद साहब ने कड़ियाँ मिला ली हैं और दुनिया पर वाज़ेह कर दिया है कि इसके पीछे भी कौन मुलव्विस है, बैरूनी हाथ। और शेख रशीद साहब ने रॉ का नाम लिया। उनका क्या कहना था कि रॉ इसके पीछे मुलव्विस है, और पाकिस्तान की साख को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही, मकसद ये कि पाकिस्तान का इमेज ख़राब किया जाए। अब नाज़रीन, इस वाक़ये के बाद अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान के सफ़ीर और सफारती अमले को वापस बुला लिया, जबकि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के इस फैसले को अफसोसनाक करार दिया है। अफ़गान वज़ारत ख़ारजा के ट्विटर पर जारी जो बयान है उसमें क्या कहा गया कि पाकिस्तान में अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा के बाद अफ़गान क़यादत ने पाकिस्तान से सफ़ीर और सफारती अमले को वापस बुला लिया है। सफारती अमला उस वक्त तक पाकिस्तान वापस नहीं जाएगा जब तक अफ़गान सफ़ीर की बेटी के अगवा में मुलव्विस अफराद को सज़ा और सिफारतकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम नहीं उठाए जाए। अब यहाँ अहम बात क्या है, अफ़गानिस्तान को इतनी जल्दी क्या पड़ गई कि उसने फ़ौरी तौर पर अपने सफ़ीर को अमले समेत इस्लामाबाद से वापस बुला लिया। हमारी एजेंसियों ने तो अभी मामले की छानबीन करनी थी। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत ये बात अच्छे से जानती है, अच्छे से जानती है कि उसका झूठ कहीं बेनकाब ना हो जाए, क्योंकि अगर तफ्तीश होती है तो फिर तो दूध का दूध पानी का पानी हो ही जाए। अब क्योंकि वज़ारत दाखिला साबित कर चुकी है कि जिस लड़की के अगवा का ड्रामा रचाया गया, बाकायदा ड्रामा, वो अफ़गान सफ़ीर की बेटी थी ही नहीं, क्योंकि इंटरनेट पर जिस लड़की की तस्वीर वायरल हुई है वो अफ़गान सफ़ीर की बेटी की तस्वीर नहीं, किसी और की तस्वीर थी। अब नाज़रीन, अफ़गान हुकूमत ने अपना सफ़ीर और जो अमला है वो वापस बुलाकर दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश कर रहा है। अफ़गानिस्तान के नायब सदर भी पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में जंगजू भेजकर प्रॉक्सी वार कर रहा है। यानी अफ़गान हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश करती है, बल्कि ये तासुर देती है और देना चाहती है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में अमन नहीं बल्कि खाना जंगी चाहता है। और सब जानते हैं कि अफ़गान हुकूमत को अमरीकी फ़ौज और भारत का सहारा था, लेकिन अब अमरीकी फ़ौज अफ़गानिस्तान से निकल रही है, इसलिए तालिबान ने अफ़गानिस्तान में ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया। और इसी बुखलाहट में अफ़गान हुकूमत इस तरह की साजिशें करती हुई नज़र आ रही है और पाकिस्तान को कसूरवार ठहराकर कह लें कि अपनी नाकामी पर पर्दा रखे। लेकिन अब सब कुछ कह लें कि वो कहते हैं ना, शीशे की तरह साफ़ हो गया, बिल्कुल साफ़, शीशे की तरह साफ़ हो गया। आज़ाद कश्मीर में भी हुकूमत और अपोजिशन इंतखाबात में एक दूसरे का पत्ता साफ़ करने पर तुली हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर का क्लिप ज़रा चलाइएगा। जब क्रिकेट में बैट्समैन, आपने देखा होगा कि हमेशा बॉलर की
लूज़ बॉल जो होती है ना उसका इंतज़ार करता होता है कि जैसे ही बॉलर कमज़ोर बॉल बैट्समैन की जानिब फेंकेगा तो बैट्समैन कह लें कि पहले से ही इस बॉल के इंतज़ार में होता है और इसलिए वो फौरी तौर पर ऐसी बॉल को हवा के रास्ते बाउंड्री के पार पहुंचा देता है। ठीक वैसे ही इमरान खान साहब भी ऑपोजिशन की जो कमज़ोरी हैं और ऑपोजिशन हुकूमत की कमज़ोरियों पर खेलती नज़र आ रही है, यानी दोनों खेल रहे हैं। अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर की इंतखाबी मुहिम में पूरे तरीके से कह लें कि मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं। ऑपोजिशन को ये ताना दे रहे हैं कि उसने कश्मीर पर सौदेबाजी की और इमरान खान साहब ने कहा कि वो मकबूजा कश्मीर की आवाम के सफ़ीर बनेंगे, पूरी दुनिया में उसकी मज़लूमियत की गवाही देंगे, इन पर टूटने वाले जो मुजालिम हैं उनके खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करेंगे। और फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने हर आलमी फोरम पर कश्मीर का मुकदमा डंके की चोट पर लड़ा, सबको पता है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आज़ाद कश्मीर की आवाम को यही बता रहे हैं कि 50 साल बाद उन्होंने कौम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में कश्मीर का नाम लिया और भारत का मकरू चेहरा बेनकाब किया, एक्सपोज किया। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज़ाद कश्मीर की आवाम को ये बताया कि उन्होंने मकबूजा कश्मीर की आवाम का मुकदमा लड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि साबिका हुकूमतें इस पर मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए हैं, मुजरिमाना खामोशी इख्तियार किए हुए थी साबिका हुकूमतें। मकबूजा कश्मीर की आवाम पर भारत ने बहुत जुल्म तोड़े, लेकिन कश्मीरी इस जुल्म के आगे झुके नहीं बल्कि डटे रहे। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म ने कश्मीरियों की आवाज़ बनने का फैसला किया। अब नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म ने जहां मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ में उठाए गए जो हुकूमती इक़दामात हैं उनका जिक्र किया, तो वहीं पे कह लें कि गर्म लोहा देखते हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऑपोजिशन की कश्मीर पॉलिसी को आड़े हाथों लिया और क्या कहा कि मैंने मकबूजा कश्मीर के अवाम के हक़ में इसलिए आवाज़ उठाई क्योंकि मेरा जीना मरना पाकिस्तान में, मेरा भारत में कोई कारोबार नहीं, मुझे अपने बैंक बैलेंस बचाने की कोई फिक्र नहीं। और वज़ीर-ए-आज़म ने ऑपोजिशन की तरफ इशारा करते हुए कहा है कि भारत ये समझता रहा कि हर हुकूमत की तरह तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी उसके खिलाफ नहीं बोलेगी, क्योंकि माजी की तमाम हुकूमतों के भारत के साथ मुफादात वाबस्ता थे। माजी के हुक्मरान अपने बैंक बैलेंस बचाने की फिक्र में थे, इसलिए भारत को साबिका हुकूमतों का खौफ था ही नहीं। अब नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि कश्मीरियों पर पैलेट गन चलाई गई, उनकी बेनाई छीनी गई, कितना जुल्म किया गया, अभी भी ये जुल्म का सिलसिला जारी है, उनको नाहक मारा गया, जाली पुलिस मुकाबले में कई कश्मीरियों की जिंदगियां छीन ली गई, लेकिन किसी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ तक नहीं उठाई। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि वो एक आज़ाद इंसान है, इसलिए उन्होंने मकबूजा कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा और वो अब भी भारत की आंखों में आंखें डालकर बात करने की हिम्मत रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मुस्लिम लीग नून की जो कश्मीर पॉलिसी है उस पर बात करते हुए जो साबिक तर्जुमान दफ्तर खारिज है उनका हवाला दिया कि नून लीग की हुकूमत में कश्मीर पर बात करने की इजाज़त तक नहीं थी, कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा से कोई मुलाकात तक नहीं की जाती थी ताकि मोदी नाराज़ ना हो जाए। और मोदी इस खुशफहमी का शिकार था कि 5 अगस्त का इक़दाम करने से पाकिस्तान खामोश रहेगा, लेकिन मोदी की जो सारी गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो गई जब इमरान खान साहब ने भारत की सफाकियत दुनिया को दिखा दी। अच्छा, वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर में अपनी इंतखाबी मुहिम में RSS का जो मकरू चेहरा है वो भी बेनकाब किया। क्या कहना था उनका कि RSS हिटलर से भी ज़्यादा जुल्म कश्मीर में जारी रखे हुए हैं। और वज़ीर-ए-आज़म ने आज़ाद कश्मीर के शहरियों को ये बताया कि कौन मकबूजा कश्मीर के साथ मुखलिस है और कौन अपने मुफादात के चक्कर में मकबूजा कश्मीर का सौदा करता रहा। और प्राइम मिनिस्टर ने अवाम की यादाश्त पर दस्तक देते हुए कहा कि 2 बड़ी जमातें 30 साल से मुल्क को नोच रही थीं, इन जमातों के लीडर खुद भी पैसा बनाते रहे और अपने नीचे लोगों को भी खूब नवाजते रहे ताकि कह लें कि हमाम में सब एक जैसे हो जाएं और कोई किसी को पूछने वाला ना हो, कोई किसी को कुछ कह ही ना सके, सारे एक जैसे हों। इमरान खान साहब ने कहा कि वोट देते हुए कभी दोस्ती, ख़ानदान या फिर कबीले का ना सोचें, इस तरह हमारा मुल्क कभी भी तरक्की नहीं करेगा। 25 तारीख को दोस्तियों और रिश्तेदारियों से बालातर होकर नज़रिए को तरजीह दें, उन्होंने कहा। और वसाइल की वजह से लोग अमीर या गरीब नहीं होते। जिस मुल्क में कानून और इंसाफ होता है और जिस मुल्क के हुक्मरान कानून के नीचे होते हैं वो मुल्क खुशहाल होते हैं। अच्छा नाज़रीन, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो ये बात जानते हैं कि आज़ादी का ये जो इलेक्शन है वो उनके लिए बहुत 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 अहमियत का हामिल है, इसलिए उन्होंने ऑपोजिशन की जो कमज़ोरियाँ हैं उनको दोबारा मैं कहूँगी कि देखा कि लोहा गर्म है और अच्छे तरीके से उन्होंने उनकी कमज़ोरियों को हिट किया। और वहीं दूसरी जानिब नून लीग की जो नायब सदर हैं वो भी मुसलसल हुकूमत को निशाने पर रखे हुए हैं। ज़रा चलाइएगा मरियम साहबा का क्लिप। जी, तो मरियम नवाज़ कश्मीर का सौदा करने का इल्ज़ाम हुकूमत पर लगाती हैं, 2 मिनट की खामोशी का ताना प्राइम मिनिस्टर को देती हैं और क्या कहती हैं कि अब हुकूमत ने कश्मीर पर 2 मिनट की बजाय मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली है।
नाज़रीन, 5 अगस्त का इक़दाम भारत ने बुखलाहट में उठाया था क्योंकि मोदी को इस बात का अंदाज़ा था कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सिफारती महाज पर कश्मीर की आवाज़ उठाने में कामयाब हो गए। दुनिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ को सुन रही है, समझ भी रही है, इसलिए मोदी सरकार ने कह लें कि कश्मीर की जो आज़ादाना हैसियत है उसको ख़त्म कर दिया बुखलाहट में। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ऐसा करने से वो कश्मीर को क्या हमसे अलग कर सकता है? कर सका? नहीं कर सका, ना कभी कर सकेगा। कश्मीरी खुद ये फैसला करने का हक रखते हैं कि उन्होंने आखिर कहाँ रहना है, किसके साथ रहना है, और इस फैसले की जो बॉल है वो उसूली तौर पर कश्मीरियों के पास है, जिसको भारत ने ज़बरदस्ती छीन कर अपनी कोर्ट में सजाया हुआ है। अगर नून लीग ने कश्मीर के हवाले से आवाज़ उठाई होती तो मुस्लिम लीग नून की जो नायब सदर हैं अपने कारनामे गिनवाती ना, जिस तरह इमरान खान साहब ने गिनवाए, और इमरान खान साहब ने अमली तौर पर प्रैक्टिकली कश्मीर के हवाले से इकदाम उठाए भी। लेकिन मरियम नवाज़ ने कश्मीर कॉज पर अपने इकदाम बताने के बजाय सिर्फ और सिर्फ इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत को आड़े हाथों लिया, क्योंकि कोई अपने कारनामे होते तो ये मोहतरमा गिनवाती ना। इन्होंने उन पर तनकीद कर दी, ये इनके कारनामे कि बस तनकीद करनी आती। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने तो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत के लिए भी कुछ नहीं किया। सिर्फ नारे लगाने से तो कुछ नहीं होता ना कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, आगे बढ़ो नवाज शरीफ। नवाज शरीफ तो लंदन में अपना पड़ाव डाल चुके हैं और अब उन्होंने कितना आगे बढ़ना है ये भी ज़रा कभी बता दीजिएगा। और मरियम नवाज इतनी पुरुमीद हैं कि उन्होंने इंतखाबात से पहले आज़ाद कश्मीर में जीत का ऐलान कर दिया। अब ख्वाब देखने पर तो कभी पाबंदी नहीं होती, जितने मर्जी देखें, लेकिन हकीकत क्या है उस पर ही जो जीत है ना उसका इन्हिसार होता है, ख्वाबों पे नहीं होता, हकीकत पर होता है। फिर ये कहती हैं कि नवाज शरीफ को माइनस नहीं प्लस कर दिया और इमरान खान की हुकूमत की हैसियत 2 सीटों से ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर इमरान खान जीत गए तो फिर धांधली का शोर उठना शुरू हो जाएगा, और ये शोर तो अभी से उठ भी रहा। अब आप ज़रा नाज़रीन गौर कीजिएगा कि मरियम नवाज़ इस स्टेज पर खड़ी होती हैं और कहती हैं कि इमरान खान के उम्मीदवारों का ताल्लुक दूर दूर से तहरीक इंसाफ से नहीं है, और मरियम के साथ खड़े लीगी उम्मीदवार का खुद मरियम नवाज़ को पता ही नहीं है कि ये नून लीग की तरफ से उम्मीदवार हैं। मरियम अपने उम्मीदवार से पूछती हैं कि तुम कौन हो, फिर उन्हें बताया जाता है कि ये मरियम साहिबा आप ही का उम्मीदवार है। ये तो हालत है कि अपने ही उम्मीदवार का आपको पता ही नहीं है, और नून लीग आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन जीतने। अच्छा, बहरहाल 25 जुलाई को अवाम फैसला करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ बैरूनी साजिशें कभी कामयाब नहीं हो सकती और ना ही इल्ज़ाम तराशियों से आज़ाद कश्मीर का ये जो इलेक्शन है ये जीता जा सकता है, क्योंकि अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। भारत ने FATF में पाकिस्तान के खिलाफ साजिश का एतराफ़ कर लिया। भारतीय वजीर जो हैं जे शंकर, उनका कहना है कि जी पाकिस्तान भारत की वजह से FATF की ग्रे लिस्ट में है और भारतीय हुकूमत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखने को यकीनी बनाने पर काम कर रही है। और जे शंकर ने पाकिस्तान के खिलाफ मजीद साजिशों का एतराफ़ भी किया और उनका कहना था कि मोदी हुकूमत पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रही है और लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दहशतगर्द तंजीमें करार देने का क्रेडिट भी हमारी हुकूमत को जाता है। अब नाज़रीन, भारत की जानिब से FATF में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में शामिल रखने की कोशिशों के इंकशाफ के बाद अब आलमी मालियाती इदारे के किरदार पर सवालात उठ रहे हैं और सवालात तो उठेंगे। इसी हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारिजा जाहिद हफीज़ साहब का कहना है कि भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर ने भारत की असल हकीकत दिखाई और पाकिस्तान के खिलाफ FATF मामला जो है ये सियासी बनाने का एतराफ़ भी किया है। पाकिस्तान हमेशा से दुनिया को भारत की जानिब से FATF मामले को सियासी बनाने से आगाह कर रहा है और भारतीय वज़ीर खारजा के बयान ने FATF में पाकिस्तान मुखालिफ मनफी किरदार पर हमारे देरीना मौक़िफ़ की तायद कर दी है। अब नाज़रीन, भारत की कोशिशों पर शुकूक व शुबहात पैदा करने में कह लें कि कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन धोखेबाजी से पाकिस्तान पर दबाव डालने की भारतीय कोशिश हमेशा नाकाम ही। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 2 मोअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब सीनियर एनालिस्ट हैं, सर बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और माहिर माशियात डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं जनरल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जनरल साहब, जयशंकर ने भारत की जो घटिया साजिशें हैं पाकिस्तान के खिलाफ, उनका खुद ही एतराफ़ कर लिया। कहते हैं कि जी हमारी वजह से आज पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल है। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? यानी भारत अपनी साजिशों का खुद ही एतराफ़ कर रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है भारत को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक तो भारत को इन कामों में अमेरिका की पूरी मदद और तावन हासिल था
और भी अमेरिका की वजह से फ्रांस है, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ये भी उनको पूरी मदद करते रहे, जर्मनी ने भी की। तो वो उसने एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का महाज बनाए हुआ था। और फिर ये कि हमें एक चीज नहीं, कई चीजों में पता था कि वो जैसे यूनाइटेड नेशन में अभी वो खुद भी कह रहे हैं कि हमारे लोगों को टेररिस्ट डिक्लेयर करवाने का काम शवाहिद हैं या नहीं है, लेकिन पुलवामा का इल्जाम किसी और, तो इंटरनेशनल सपोर्ट उसको मिल रही है। तो ये काम तो वो कर रहा था अरसद रात से, हम देख भी रहे थे। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हमने कोई मेहनत और कोशिश नहीं की कि भारत के झूठ दुनिया के सामने हम लाएं। हम एक डोजियर दे देते हैं, उसके बाद खामोश, फिर साल भर चुप, और उससे फिर वो बात बनती नहीं। दुनिया जानती है, मेरा मतलब हम डोजियर देते हैं, ये हम अपनी कोशिश करते हैं कि सबूत लेके आते हैं, लेकिन हमारे सबूत से पहले भी दुनिया जानती है कि भारत क्या कर रहा है। लेकिन हम मेहनत करें तो दुनिया को फिर उनका आईना दिखाया जा सकता है। अब ये भी जो हुआ है, FATF वाला इन्होंने इकरार किया है, ये उससे बहुत बढ़ के है। कब बजाय इसके कि हम सबूत देते, शवाहिद देते, ये उन्होंने खुद अपने मुंह से इतराफ कर लिया। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप बाकी भी जो आपके पास जैसे डिसइंफो लैब के झूठ हैं इनके और सारे, ये हमें बना के इसके ऊपर थिंक टैंक्स के पास जाना चाहिए, उनसे लिखवाना चाहिए, फॉरेन ऑफिस के लोगों को विजिट करने चाहिए। ये एक वो चीज है जिसमें कि भारत को कॉर्नर कर सकते हैं आप। और इसमें ये नहीं, FATF के साथ तो ठीक है, आप उसके प्रेसिडेंट से बात करें, उनको ये शवाहिद दें, लेकिन पूरी दुनिया में एक इमेज जो भारत का बना हुआ है उसको वापस अपनी जगह पे लाना कि ये झूठ बोलते हैं, मक्कारी करते हैं, ये सारा कुछ आपको करने की जरूरत है। और फिर FATF में भी आप थोड़ा मादरत खाना रवैया जो है उसको तर्क करके थोड़ा अग्रेसिव हो जाएं इसके बाद, और उनको भी स्केयरली डील करें कि जनाब आप हमें सियासी बुनियादों पे किसी के कहने के ऊपर इस तरह कर रहे हैं। क्या रह गई साख आपके अदारे की? क्या ये अदारा क्रेडिबल रह गया? इस पे कोई एतमाद करेगा इसके ऊपर? आप अदारों की जो थोड़ी बहुत तकरीम और इज्जत है उसको बर्बाद करते हैं इन लोगों के मुफादात के लिए। सो बात यह है कि किसी ने तो अब आगे लग के इसकी लीड लेके इस सिचुएशन से फायदा उठाना है, वरना ये मौका भी गुजर जाएगा और फिर हम देखते रह जाएंगे, बात आई गई हो जाएगी। तो ये बड़ा जरूरी होता है कि जब भी, जैसे डिसइंफो लैब का किस्सा निकला था बाहर, उसमें जितने भारत ने झूठ बोले थे, मैं हमेशा कहता कि अगर मैं होता इस जगह पे, मैं उस पर रिसर्च करने निकालता कि यूनाइटेड नेशन के साथ इन्होंने कितने झूठ बोले और उनको धोखा दिया है पाकिस्तान के मामले में, और यूरोपियन यूनियन को पाकिस्तान के मामले में क्या क्या गलत इंफॉर्मेशन दे के तो उनके साथ झूठ बोल के उनसे पाकिस्तान के खिलाफ करारदादें करवाई हैं। फिर उन अदारों को आदमी सामने करता है कि देखें आपके अदारों की ये हालत है कि कोई भी मुल्क दुनिया में आपको बेवकूफ बना के आपसे ये करा सकता है, तो क्या है आपकी हैसियत, क्या है फिर? तो वो अदारे शायद सोचते इनके खिलाफ कुछ करने को। एग्जैक्टली ये सवाल, लेकिन हमने तो ये काम किया ही नहीं। कौन करे रिसर्च इनमें से? किसी के पास वक्त ही नहीं है शायद। यानी जनरल साहब इतने अहम मामले के लिए वक्त नहीं है। लगता तो यही है कि वक्त नहीं है इनके पास। ठीक है, ये आपका जुमला बड़ा वजनी है कि इनके पास शायद वक्त नहीं है इतने अहम मामले के लिए। चलें जी, आपकी तरफ दोबारा आती हूँ, तब तक डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ। डॉक्टर साहब, ये जो पाकिस्तान FATF के एक्शन प्लान पर अमल करने में कह लें कि संजीदगी से इकदाम कर रहा है, लेकिन भारत ने शर्मनाक अंदाज, हम इसको कहेंगे ना, शर्मनाक अंदाज से पाकिस्तान की जो पेशरफ्त है उस पर बाकायदा शुकूक व शुबात पैदा कर दी हैं। और भारत के हालिया एतराफ़ पर बैनुल-अक़वामी बिरादरी जो है FATF की जानिब से भारत के खिलाफ कोई नोटिस इक़दाम होते नज़र नहीं आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि मईशत के पूरे मामलात हैं, एक दूसरे से मफादात जुड़े हुए तमाम ममालिक के जिसके मफादात जिसके साथ ज़्यादा जुड़े होंगे, जिसको जहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट या फ़ायदा आता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो बस जी उसके खिलाफ तो कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। आपस के इनके जो मफादात हैं ममालिक के, हम ये कह सकते हैं कि वही वजह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। मैं पहले आपसे ये अर्ज़ कर दूं कि गुज़िश्ता एक बरस में हुकूमत पाकिस्तान ने और हमारे इदारों ने, जिसमें स्टेट बैंक शामिल है, अफवाज पाकिस्तान भी शामिल है, SCCP भी शामिल है, हमारी पार्लियामेंट भी शामिल है, इन्होंने इंतहाई काबिल तारीफ़ कोशिशें की हैं कि FATF के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएँ। मगर आपके और जनरल साहब के इस चीज़ से मैं मुत्तफ़िक़ हूँ कि हमने दुनिया को भारत का मकरू चेहरा दिखाने और वो हक़ाइक़ जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया पे बताए थे कि भारत ख़ुद भी जो है FATF की जद में आना चाहिए, क्योंकि वो दहशतगर्दी भी करा रहा है और उनके बैंक मनी लॉन्ड्रिंग भी करा रहे हैं, उसके सब सबूत मौजूद हैं। ये हमने नहीं किया और न दुनिया के आलमी राय
जो ज़मीर है आलमी का, आम आदमियों का, मगरिब का, उसके लिए कोशिशें की। तो मैं पहले आपको 4 बातें बता दूं। अमेरिका को अभी अफगानिस्तान में हमारी मदद की ज़रूरत है और वो भारत को भी खुश करना चाहता है। चुनाचे वो IMF और FATF को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए। दूसरे कि हालिया महीनों में फ्रांस हमसे नाराज़ हुआ, आपको पता है, और EU भी नाराज़ हो गया। वो मजबूरी थी, ठीक था। लेकिन तीसरी परेशानी है कि भारत एक बहुत बड़ा मुल्क है, बड़ी मईशत है, कोई उसकी नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता। मगर बदकिस्मती से भारत जो है एशिया पैसिफिक ग्रुप, जो FATF का ज़ैली इदारा है, उसका वाइस चेयरमैन है। उस कैपेसिटी में उसने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने और एक्शन प्लान में नए नए नुकात डालने के लिए एक किरदार अदा किया है। लेकिन ये चीज़ें बताने के बाद मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जो मैंने इंटरनेशनल मीडिया पे कहा कि FATF सियासत कर रहा है, आलमी बड़े बड़े मुल्क सियासत कर रहे हैं, और भारत बार बार ये कहता रहा कि हम पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए। वो एक साजिश ये थी कि भारत को पता था, और मैंने ये कहा है कि दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में इसलिए नहीं डाल सकती कि ब्लैक लिस्ट में तो उस वक्त डाला जाता है जब आप इनकार कर दें। अगर आप कहते हैं हम करेंगे मगर नहीं किया, तो आप उनको ग्रे लिस्ट में डाल के मोहलत देते हैं। हमने ये नुक्ता भारत ये नहीं उठाया, और भारत ने ये इसलिए उठाया कि कंप्रोमाइज हो जाए कि बाहर ना निकालें, और बल्कि उनको ग्रे लिस्ट में डाल दें, और भारत कामयाब हुआ, हम इसमें नाकाम रहे। लेकिन जो चीज़ मैं अब आपको बताने वाला हूँ ये है कि लीगल पोजीशन क्या है, थोड़ा सा हमें समझ लेना चाहिए। और जो उसके सदर हैं FATF के, उन्होंने ये कहा कि जब कोई मुल्क FATF में आ जाए ग्रे लिस्ट में, जो हम आए थे मगर गलत तरीके से आए थे, वो जवाज नहीं था मगर आ गए थे, लेकिन उनका कानून ये है, जो उनके सदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जब एक मरतबा कोई मुल्क FATF की ग्रे लिस्ट में आ जाए, तो जब तक वो 100% अमल दरामद नहीं करे, हम उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल नहीं सकते। अब ये बदनीयती है, सियासत है, वो अपनी जगह, लेकिन बहरहाल कानूनी नुक्ता मौजूद है। हम ये तस्लीम कर रहे हैं कि हमने 27 में से 26 नुकात पे अमल किया है, मगर 27 का नुक्ता इतना गलत है, इतना काबिल एतराज़ है, उससे हमारी जो है इंसानी हुकूक मुतासर होते हैं। हम लोगों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है जिन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। तो आखिर एक मुल्क है, एक अदलिया है, दुनिया का 5वीं बड़ी ताकत है आबादी के लिहाज से, तो ये कोई तमाशा तो नहीं है कि आप जिसको चाहे जो है जेल के पीछे डाल दें, जिसके चाहे एहसास जब्त कर लें। तो ये बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं ये सब कहने के बाद आपसे एक बात ज़रूर कहूँगा, लीगल पोजिशन रिमेन्स, लेकिन हमें अब ये अपना घर ठीक करने की जरूरत है। देखिए ये नुक्ते तो हैं, अभी 30 जून 2022 तक तो अभी पाकिस्तान से बाहर निकलने का मामला हो गया है ख़त्म, इसलिए कि उसके बाद फिर वो APG है जिसका भाई वाइस चेयरमैन है, उनके वक्त पाकिस्तान आएंगे और वो कहेंगे जी आपने जो अमल दरामद कर लिया है हम खुद चेक करेंगे। तो ये तो खेल शुरू है, लेकिन अब आप दुनिया से तो नहीं लड़ सकते, तो हमें अपना घर मेहरबानी करके ठीक करें। मेरे ख्याल से जो असल खतरा पाकिस्तान को है, FATF में अगर हमें ग्रे लिस्ट में रखा है, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि हमारी साख मुतासर होती है। अगर कोई दुनिया ये समझता है कि पाकिस्तान जैसा बड़ा मुल्क इस झटके से कोई हिल जाएगा, तो हम ना हिले हैं, ना आइंदा हिलेंगे, ना हमारी मईशत पर कोई असर पड़ा। हमें IMF का कर्जा भी मिल रहा है, हमारी रेमिटेंसेज भी आ रही हैं, हमारे FDI भी आ रहा है, बाहर से सरमाकारी आ रही है, CPEC भी हो रहा है। वो अगर करना चाहते हैं कर लें, लेकिन साख को बहरहाल असर पड़ता है। मगर जिस खतरे की तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ वो इनसे कई 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। वो जी आप बताऊं या बाद में करेंगे आप? वो खतरा मैं बता रहा था आपको, वो ये है। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं जनरल साहब की तरफ जाती हूँ, फिर आपकी तरफ दोबारा। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। ठीक है डॉक्टर साहब, जनरल साहब आपकी तरफ आए, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब को भी सुना। जनरल साहब अब ठीक है, ये बात तो सबको पता है कि भारत की जो असलियत है, असल चेहरा है, वो एक बार क्या बार दुनिया के सामने आता रहा और फिर आ गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या पाकिस्तान इस हवाले से कोई इक़दामात करेगा? और थोड़ा सा मैं एक मतलब शायद ये एक कड़वाहट फील हो लोगों को इस सवाल में कि क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि हम इक़दामात करें? क्योंकि ठीक है, पाकिस्तान, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वो इंटरनेशनल फोरम पे बहुत खुलकर बात करते हैं, भारत का असल चेहरा बेनकाब करते हैं, एक्सपोज करते हैं, मसला कश्मीर को हाईलाइट करते हैं। लेकिन जनरल साहब जो दुनिया के मफादात जुड़े हैं भारत के साथ, क्या पाकिस्तान के साथ उतने मफादात जुड़े हुए हैं? क्या पाकिस्तान इस पोजीशन में है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ प्रॉपर सबूत होने के बावजूद भारत को एक्सपोज कर सके, दुनिया कोई एक्शन ले सके? देखिए ये एक बड़ा अजीब सा किस्सा है कि दुनिया एक्शन ले सके, दुनिया ना ले सके, लेकिन उसके बाद मैं अपने आप से पूछूंगा क्या मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी की? असल चीज ये है
कि क्या हमने काम किया या नहीं। हमने तो कोशिश करनी है। अगर आप खुद कोशिश ना करें, बिल्कुल और शिकवा ये करें कि दुनिया ने तो हमारी बात सुननी नहीं, तो कोई कह सकता है कि जी आपने सुनाई कब। सो असल किस्सा ये है तो जनरल साहब, अब तक की कोशिशों से आप मुतमईन हैं बतौर पाकिस्तानी? आपको लगता है कि जो अब तक कोशिशें की जाती रही, खासतौर पे हुकूमत की जानिब से, पिछली हुकूमतों की बात करें दिन से मुतमईन नहीं। जब हाफिज सईद को दहशतगर्द करार दिया यूनाइटेड नेशन ने, पाकिस्तान ने उस वक्त हाफिज सईद का दिफा नहीं किया। यूनाइटेड नेशन में उसको टेररिस्ट डिक्लेयर किया, जबकि अमेरिका ने यहाँ पे उसका हेडमनी रखा हुआ था कि कोई शख्स जो हमें ये बताएगा कि हाफिज सईद का बॉम्बे के वाक़े से क्या ताल्लुक है, तो उसको हम $1 करोड़ इनाम में देंगे। रेमंड डेविस को उन्होंने यहाँ रखा, एक नेटवर्क डेवलप किया उसने, और हाफिज सईद के बारे में वो ढूंढता रहा, यहाँ से शिवायत उसको कुछ नहीं मिला, तो पाकिस्तान दफा नहीं कर सका उसका। पाकिस्तान को भी तो यहाँ वहां बात करनी चाहिए थी कि जनाब इसको आप दहशतगर्द डिक्लेयर तब करें जब इसके बारे में कोई सबूत हो, शिवायत हो। आपने भी $1 करोड़ रखा हुआ है, आगे आपके पास सबूत कोई? तो किसी ने आज दिन तक अपने मुल्क के लिए तो बात की नहीं। ये अल्लाह तवक्कल जो होता है वो होता जाता है, अच्छा हो जाए या बुरा हो जाए। मुझे शिकवा इस चीज से है कि आपने अपने मफादात के लिए जो मेहनत करनी थी वो नहीं की। मैं आपको छोटी सी बात पे एक फर्क बताता हूं। शाह महमूद कुरैशी साहब की डिप्लोमेसी का मवाजना करें आप। जब फलस्तीन का वाकया निकला हुआ यहाँ पे, तो जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने 7 दिन डिप्लोमेसी की थी, मुझे वो 7 दिन की बराबर कहीं कश्मीर के मामले में दिखा दें कभी किया उन्होंने? कभी वो न्यूयॉर्क में पाए जाते थे, कभी टर्की में पाए जाते थे, कभी कहीं भाग दौड़, और वो ऐसे लगता था कि आज सबसे बड़ा पाकिस्तान का मसला है यही, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है हमारा कश्मीर, उस पर कभी आपने देखा कि कभी किसी हमारे वजीर खारजा ने ये भाग दौड़ की कि दुनिया में जाके उन्होंने लोगों को कायल करने की कोशिश? क्यों वजह, आपको वजह क्या समझ आती है? हर चीज की वजह होती है, क्या वजह समझ आती है? जब आपकी प्रायोरिटीज मुख्तलिफ है, मुल्क के अंदर एक ऐसी फिजा है जहां पे कि आपकी टांग खींचने वाले बहुत हैं। करप्ट माफिया आज आपके मुल्क में रियासत से ज्यादा ताकतवर है, वो आपको चैन ही नहीं लेने देगी। खुद इमरान खान घिरा हुआ है ऐसे लोगों में। हमारी सियासत जो है वो खुद गर्जों से भरी पड़ी है आज। तो अपनी मफाद और मुल्क के मफाद में बहुत फर्क है। अपना मफाद कहीं आगे है आज, तो इन चीजों की वजह से आपके पास टाइम नहीं है वो मुल्क के मफादात का काम करना। इसके लिए बड़ी लगन चाहिए बेलौस किस्म की, जहां इंसान की जिंदगी में सिर्फ एक सोच हो कि मैंने ये मुल्क की खिदमत करनी है। मैं जब इस ओहदे से हटूं तो मैं ये कह सकूं कि मैंने ये मुल्क के लिए काम कर दिया था। वो तो है ही नहीं। तो ये एक ऐसा अलमिया है जहां पे हम जद्दोजहद नहीं करते। जहां तक FATF का ताल्लुक है, शाहिद साहब की मैंने बात सुनी, बहुत बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि हमें अपना घर दुरुस्त करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तान इस नुक्ते के ऊपर काम कर सकता था कि जो 26 नुक्ते हमने जिन पे काम कर लिया और 27 में पे कुछ पार्शल हमने किया हुआ था, तो उन्होंने 7 और पकड़ा दिए आपको कोई पॉइंट्स। वो तो उनको मुंह पे मारे जा सकते थे ना, उसका क्या जवाब था? सही। तो आप 27वां नुक्ता भी जो है, ठीक है, उस पे भी आप अपनी सॉवरेनिटी को न उनके हथे चढ़ाएं, उनको बताएं कि जनाब जिनको सजा देनी है वो अदालत में देनी है। शवाहिद हमारे पास है नहीं। वाकया होता है इंडिया में, इंडिया इल्जाम लगाता है पाकिस्तान के लोगों पे, तो सबूत देता कोई नहीं। तो हम अदालत को जाके क्या दें? अगर पाकिस्तान में वाकया हुआ हो तो हम कुछ करें। हम उनको बता सकते हैं कि जनाब जो वो समझौता एक्सप्रेस का वाकया हुआ था, जो गुजरात में कत्ल गारत हुई, वो तो सारे वाकयात वहां हुए थे भारत में, तो उसके शवाहिद नहीं भारत दे रहा, वो बरी हो गए सारे। तो हमसे आप कह रहे हैं उनको सजा दे दें जिनके ऊपर भारत इल्जाम लगा रहा और वाकया हुआ इंडिया में। यहां कोई अपने आदमियों के दिफा में कोई बात तो करे। ठीक है, ठीक। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मईशत के हवाले से मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि ये भारत का ये जो एतराफ़ है, अब ये बात तो वाज़ेह हो गई है कि भारत ये भी नहीं चाहता, किसी तौर भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान की जो मईशत है वो तरक्की की तरफ गामज़न हो, और मईशत को नाकाम बनाने के लिए इस तरह की साजिशें जो हैं वो करता है।
लेकिन अब सवाल ये कि वो साजिशें करता रहेगा, जारी बात है रवायती हरीफ है, पाकिस्तान की कामयाबी तरक्की उनकी आंखों को खटकती है, उनसे बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन हम इन साजिशों को कैसे नाकाम बना सकते हैं? देखिए मैं आपसे के मैदान में ऐसे क्या स्टेप्स हमें लेने चाहिए? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं सिर्फ एक जुमला बता दूं इससे पहले, जो जनरल साहब ने कहा है, देखिए बात ये थी, उन्होंने वजारत खजाना की खारजा की बात की। मैं आपको बताऊं 2009 में जो सबसे बड़ा धोखा पाकिस्तान के साथ हुआ था वो था फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान और कैरी लोगर बिल, जिसको उस वक्त मैंने कहा ये जाल है और ये अजीम धोखा है। आज 2009 के बाद 2021 में आज वही वजीर खारजा है और वही वजीर खजाना है। इससे आगे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। मैंने 2009 के वही दो आदमी जिन्होंने गलत कारियां की आज वही है। नंबर एक। दूसरी बात ये कि देखिए खुद इन्हिसारी, जब तक आप दुनिया में इन्हिसार कर रहे हैं, पाकिस्तान अपने वसाइल पर इन्हिसार नहीं कर रहा है। पाकिस्तान कर रहा है इमदाद, कर्जे, IMF, वर्ल्ड बैंक और रेमिटेंसेस और एक्सपोर्ट आपकी यूरोपियन यूनियन और अमेरिका को। तो अगर हम खुद इन्हिसारी पर मबनी पॉलिसियां बनाएं, जिसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। इमरान खान साहब ने जो 10 नुकाती हिकमत अमली दी थी इलेक्शन से चंद हफ्ते पहले, उसमें सिर्फ 3 पे अमल कर दें, बाकी छोड़ दें। एक, वफाक और सूबे हर किस्म की आमदनी पर टैक्स लगा लें, मईशत को दस्तावेजी बना लें, काले धन को सफेद होने से रोक लें और 111(4) को मनसूख कर दें। ये 111(4) वो जहर है। जब मैं इसका सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है कि खुदा न खास्ता पाकिस्तान के साथ क्या होने वाला है। देखिए 111(4) है, ये बता दूं क्या है। वो ये है कि अगर बाहर से कोई रेमिटेंस आती है तो कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता ये पैसा किसने भेजा है। अबू धाबी के ड्राइवर ने अगर $2 लाख भेज दिए, जो एक कमरे के मकान में रहता है, तो स्टेट बैंक के अलावा कोई पूछ नहीं सकता, ना ISI ना कोई। ये खुदा के गजब से डरें। अब देखिए 3 साल में $73 बिलियन की तरसीलात आई। कम से कम स्टेट बैंक ने 2 दर्जन दफे लिखा है कि ये कारकुनों की तरसीलात है। अरे भाई, कारकुनों की नहीं है, कारकुनों की 73 में से $12 अरब की है सिर्फ। बाकी जो है रिच एंड पावरफुल लोगों की है। हुंडी से पैसा बाहर जाता है और यहाँ वापस आ जाता है, कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता। और FBR के एक चेयरमैन ने कहा था कि इसकी वजह से कई हजार अरब रुपए नुकसान हो रहा है। ये मनी लॉन्ड्रिंग भी इसको कहा जा सकता है। मुझे खदशा ये है कि अगर हमने अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं की कि बरामदात बढ़ाएं, ना कि सिर्फ रेमिटेंसेस, तो फिर हम जो है FATF ने अगर ये मसला उठा लिया, जो उन्होंने रोका हुआ है, उनको पता है कोई बेवकूफ़ नहीं है, सबको पता है, लेकिन उन्होंने अभी फिलहाल वो भारत को खुश कर रहे हैं, टेरर फाइनेंसिंग में पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम कर रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत को कमज़ोर कर रहे हैं और पाकिस्तान के खित्ते में ममालिक से दुश्मनी पैदा कर रहे हैं। और भारत का जो मकसद है वो ये असल जो मकसद है वो ये है कि भारत के साथ पाकिस्तान के साथ टेंशन रखकर पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाए। उनका ग्रोथ रेट तो अभी हमसे दुगने से ज़्यादा है, लेकिन वहाँ गुर्बत है। मोदी ये कीमत अदा करने के लिए तैयार है कि अगर पाकिस्तान के साथ उसकी दुश्मनी रहती है, उसके मुल्क में गुर्बत बढ़ती है, बढ़े, लेकिन वो तरक्की कर रहा है, ग्रोथ, हमारी ग्रोथ नीचे जा रही है, हम इसका शिकार हो रहे हैं। तो भारत की दुश्मनी रहेगी, हम उसको बदलने की कोशिश नहीं करें। हम आलमी ज़मीर को बताएं कि भारत क्या है। अभी मैंने आपसे बताया कि इस बात के दस्तावेज़ी सबूत हैं कि भारत जो है टेरर फाइनेंसिंग में और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। तो आलमी ज़मीर को भी बेदार करें, FATF को भी बताएं, तवक्को ना रखें कुछ होगा, लेकिन हम तो हय्या अला सलाह तो कह दें। हम तो वो भी नहीं कह रहे, हम ये मुतालबा तो कर दें कि जनाब ये चीन को भी हम बात करें कि जनाब भारत के लिए भी तो, चीन भी कुछ अरसे पहले जब वहाँ सदर था FATF का, तो उस वक्त भी हमारा ग्रेट स्टैंड हुआ था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आप उनको केस तो बना के दें, वो हम नहीं दे रहे हैं। हमारा जो भी मकसद है कि अपने मुल्क में लड़बड़ लिए और जो है वो ताकतवर तबकों को मराद दे दी। अगर हम मईशत की बेहतरी की तरफ जाएं, मैंने जो 3 नुकात बताएं, मैं आपको कह सकता हूं कि अल्लाह के फजल से 1 साल में पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी आएगी, इस तरह कि हमारा गैर मुल्की इन्हिसार कम होगा। हमारा इन्हिसार जो है टैक्सों पे, बचतों पे, मुल्की सरमायाकारी पे नहीं है, हमारा है रेमिटेंसेस के ऊपर, अमरीकी इमदाद पर, IMF पर। तो ये बॉन्ड्स महंगी शरह 30 साल के बॉन्ड्स इस हुकूमत ने बेचे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि 30 साल के लिए क्यों कर्जा आप ले रहे हैं जो है महंगी शरह सूद पर? आप 5 साल की से ज़्यादा ना लें। तो नोम चॉम्स्की ने जो ये कहा था कि अमेरिका ने पाकिस्तान की अशराफिया को खरीद लिया है, ये इतने वाज़े अल्फाज हैं। तो हमारे जो दानिश्वर हज़रात हैं, हमारे जो जैसे जनरल साहब बातें कर रहे थे और दानिश्वर हैं, वो सब ज़रा बैठ के बात तो करें और पार्लियामेंट से ये पूछें तो सही कि ये हो क्या रहा है, आप ये कानून साजी क्यों कर रहे हैं, आप ये 111(4) मनसूख क्यों नहीं कर रहे। आप जो दहशतगर्दी की जंगें लड़ी, जिसको अब हम ये कह रहे हैं कि जी हमारी गलती थी, क्या हमें पता है कि $130 अरब मेरा नुकसान हुआ दहशतगर्दी की जंग में, 75,000 आदमी मरे, अमेरिका ने 30,000 जो है वो हमें
जो है वो 30 एक जो है 130 अरब के मुकाबले में 30 अरब की इमदाद दी। अब फिर हमें फंसाया जा रहा है। एक तरफ जो है अफगानिस्तान ने आपने देखा कि हरकत शुरू कर दी, दूसरी तरफ तालिबान अभी तक नाराज है कि हमने, अमेरिका ने ये कहा था, एक जुमला मैं आपको बता दूं कंक्लूडिंग, अमेरिका का ये बयान रिकॉर्ड पर, अगर पाकिस्तान तालिबान के खिलाफ हमारी मदद नहीं करता तो हम उनको गिरा नहीं सकते थे, नहीं गिरा सकते थे वो। तो अब वो भी उनके जख्म है। अब खुदा के लिए अपने ताल्लुकात ठीक करें उन लोगों से, वरना जो तालिबान के खिलाफ जो ग्रुप है और वहाँ की जो शुमाली इत्तेहाद है, जो अमेरिका की मदद से, उसकी फौज की मदद से इख्तिदार में आया था, अमेरिकी अफवाज उसको लेकर गई थी, उन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया, सलाला में जो कुछ उन्होंने हमारी फौजियों को मारा, जिसको फौज ने कहा था कि ये साजिश है, तो हमारी आंखें फिर भी नहीं खुली। तो कौन समझाएगा हमें? जी ठीक है जी, ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है। जाना साहब, आपका लास्ट कमेंट चाहूँगी। डॉक्टर साहब ने आपको भी मुखातिब करके एक दो चीज़ें आपसे पूछनी चाहिए, कुछ पॉइंट्स रेज किए, उसका भी जवाब अगर आप देना चाहें तो। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है अमेरिका की सपोर्ट से नॉर्दर्न अलायंस वगैरह जो आए, वो एक वक्त था कि उनको नॉर्दर्न अलायंस को रशिया और ईरान और इंडिया सारे सपोर्ट कर रहे थे। आज सिर्फ उनको इंडिया सपोर्ट कर रहा है और रशिया और ईरान छोड़ गए, ये हालात की तब्दीली की वजह से। और हमारा भी स्टांस अब ये है कि हम किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे। उसकी बुनियादी वजह ये है कि अगर हम तालिबान को सपोर्ट करेंगे तो दूसरों के पास जवाब होगा नॉर्दर्न अलायंस या किसी और को सपोर्ट करने का, तो कोई ना कोई प्रॉक्सीज मिल जाएंगी लोगों को वहां पे, दूसरे मुल्कों को। नतीजा ये कि अमन नहीं आएगा। हम तो जाके उज्बेकिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ मुआहदे कर रहे हैं तिजारत के, इसलिए कि यहाँ से हमें राहदारी मिले। तो हम कैसे वहां पे अमन तबाह कर सकते हैं? हम तो लगे हुए हैं इस काम के लिए कि किसी तरह खुदारा ये एक तो हमारे अपने मुल्क में टेररिज्म कम हो इनकी वजह से, कि वहां अमन आ जाए। और अमन आएगा तब जब वो हुकूमत बनेगी जिसकी रेट पूरे अफगानिस्तान पे होगी। आज अशरफ गनी से हम बात करते हैं, वो उसको कहते हैं कि जी आपके इलाके से टीटीपी हमें कर रही है हमारे यहाँ टेररिज्म, तो वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमारी तो रेट नहीं है उन इलाकों में। तो हम तो तभी कहते हैं कि भाई सारे मिलकर बातचीत करके कोई हुकूमत बनाओ जिसकी रेट हो पूरे अफगानिस्तान पे, ताकि हम कह सकें। और तालिबान इस वक्त वाहिद वो पार्टी है जिसने की गारंटी दी हुई है इंटरनेशनली कि हम अगर हुकूमत में आए तो हमारी सरजमीन जो है किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। ये इंटरनेशनल गारंटी सिर्फ तालिबान ने दी है। लेकिन बाकियों के साथ वो मिलकर हुकूमत बनाएंगे तो वो उनकी भी रेट होगी मुल्क में, वरना उनकी भी नहीं होगी। तो ये एक अलमिया है जिसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश अपनी जगह पे, हम छोटे मुल्क हैं। अमेरिका, रशिया, ये सुपर पावर टाइप लोग जो हैं ये लगे हुए हैं, हम उनके सामने बेबस हैं। बिल्कुल ठीक है, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिजाक भाई इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के पास। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।